Hello friends, welcome to our YouTube channel Shivam Academy. Today I am going to start chapter 8 Villages, Towns and Trade. So let's start. प्रभाकर at the blacksmith shop. प्रभाकर एक लड़का है जो कि कहा जाता है ब्लैक स्मिथ के शॉप में. ब्लैक स्मिथ कौन? जो आपके ब्लैक स्मिथ जो लोहार होता है उनके यहाँ जाता है वो. और वहाँ जाके वो क्या देखता है? प्रभाकर शेट वॉचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप. प्रभाकर बैठता है एक जगह पे और बैठ के एक लोकल शॉप होती है स्मिथ की, उसको वो देखना स्टार्ट करता है. देयर वॉज ए स्मॉल बेंच ऑन विच आयरन टूल्स लाइक एक्सेस एंड सिकल्स वर लेड आउट रेडी फॉर सेल. वहाँ एक छोटा सा बेंच रखा हुआ है जिसपे कि आयरन के टूल्स रखे हुए हैं, एक्सेस रखे हुए हैं और साथ ही साथ जो सिकल होता है वो क्या है उस पर रखा हुआ है. किस लिए रखा हुआ है? बेचने के लिए रखा हुआ है. अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग एंड टू मैन वर हीटिंग एंड बीटिंग मेल्टिंग रॉड्स इनटू शेप. एक ब्राइट फायर उसको दिखाई दे रही है, आग की भट्टी इसको हम लोग कह सकते हैं दिखाई दे रही है, जहाँ पे दो आदमी खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को हीट करके उसको बीट रहे हैं, मतलब पीट रहे हैं. क्या करने के लिए पीट रहे हैं? ताकि जो मेटल है, जो भी रॉड वो पिघला रहे थे, उसको हीट कर रहे थे, उसको शेप दे सके वो. इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी. वो क्या था? बहुत ज़्यादा हॉट था, साथ ही साथ क्या था, वो नॉइजी भी था, बहुत आवाज़ें हो रही थी वहाँ पे. एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच व्हाट वाज हैपनिंग. और हाँ, वो देखने में काफ़ी अच्छा भी उसको लग रहा था. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर. आयरन टूल एंड एग्रीकल्चर. We often take the use of iron for granted today. Things made of iron and steel are a part of our daily life. आज भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़ करते हैं किससे? आयरन से बनी हुई चीज़ें. थिंग्स जो चीज़ आयरन से बनी हुई है या स्टील कह लीजिए, वो हम लोग के डेली लाइफ्स की पार्ट है. द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर अगो. जो आयरन का यूज़ है आखिर वो स्टार्ट कब होता है सब कॉन्टिनेंट में? तो अराउंड होता है आपका 3000 ईयर अगो पहले. Some of the largest collection of iron tools and weapons were found in the megalithic burials about which you read in chapter 4. Some of the largest collection of iron tools, कुछ जो largest collection पाए गए हैं आयरन टूल्स के, वेपन्स के, वो कहाँ फाउंड होते हैं? जो मेगालिथिक ब्यूरियल्स बने हुए थे वहाँ पे हम लोग को फाउंड होते हैं, जो कि हम लोगों ने कब पढ़ा था? चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ था. अराउंड 2500 ईयर्स अगो, अगर 2500 ईयर अगो पहले हम लोग की बात करें, देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल. उससे हम लोग को क्या एविडेंस देखने को मिलती हैं कि जो आयरन टूल्स हैं वो कैसे धीरे धीरे यूज में आ रहे हैं, कैसे कैसे उनका ग्रोथ होता चला जा रहा है. दीज इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट. एक्सेस का यूज़ किया जाता था किस लिए? एक्सेस का यूज़ किया जाता था किस लिए? लकड़ियों को काटने के लिए, जंगलों को काटने के लिए. एंड द आयरन फ्लो शेयर, एज वी हैड सीन चैप्टर 5, द फ्लो शेयर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. अब ये जो फ्लो शेयर था उसका यूज़ किस लिए करते थे वो लोग? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ज़मीन में गड्ढा खनने के लिए, ताकि क्या कर सके? क्रॉप को ग्रो कर सके वो लोग. अब आपको साइड में दिख रहा होगा, तो इसको जो ये फर्स्ट वाला टूल है उसका यूज़ किस लिए करते हैं? जो गर्म पॉट वॉट होता है जिसमें हम लोग खाना ना पकाते हैं उससे पकड़ने के लिए करते हैं. साथ साथ नीचे जो एक दिख रहा है उसमें क्या करते हैं? वुड के मतलब हैंडल को बना के उसमें यूज़ किया जाता है. थर्ड वाला जो है वो आपका क्या है? उसी को हम लोग कहते हैं सिकल. उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सिकल, या हिंदी में कहते हैं हसुआ एक होता है, उसको हम लोग कहते हैं. आयरन टूल्स हियर इज सेट ऑफ कैप्शन. चूज द राइट वन फॉर ईच ऑफ द पिक्चर. सिकल, टोंग्स, एक्स. तो सिकल कौन सा है? आपको साफ साफ दिख रहा है नीचे. एक्स कौन सा है? वो भी दिख रहा है. टोंग सब कौन है? जो सबसे पहला वाला है उसे हम लोग टोंग्स कहते हैं. अब दिया है क्या? प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन एंड स्टील दैट यू यूज ऑलमोस्ट एवरी डे. तो दिस वर्क यू विल हैव टू डन. अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन. और क्या स्टेप लिया गया प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए? तो सबसे पहले क्या किया गया? इरिगेशन. इरिगेशन मतलब क्या? जो ड्रेनेज फैसिलिटी होती है, जो वाटर सप्लाई हम लोग को प्रोवाइड करना है एग्रीकल्चर में, ताकि खेतों को क्या हो सके? प्रॉपर तरीके से पानी मिल सके, जिससे उनका ग्रोथ हो. तो कैसे होगा? देखिए, द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेजेस. जो किंग और किंगडम जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होते हैं? वो एग्जिस्ट नहीं करते बिना फ्लरिशिंग विलेजेस के सपोर्ट के, वो एग्जिस्ट करते ही नहीं. वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन वॉज ऑल्सो यूज. न्यू टूल्स का यूज़ किया गया. जो सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन है सॉरी जो सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन है उसको क्या किया गया? और अच्छा किया गया.
जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे जो आपका क्या कहते हैं मोहनजोदाड़ो में हम लोग देखे थे ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। अब जो इरिगेशन वर्क हो रहा है, खेतों में पानी छोड़ने का जो काम हो रहा है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको कुछ चीज़ों को बनाना पड़ेगा। उसमें टाइम तो लगेगा ही, जैसे आपके जो कैनल्स होते हैं वो बनाने पड़ेंगे, वेल्स कुएं खोदने पड़ेंगे, बड़े बड़े टैंक्स बनाने पड़ेंगे, कुछ आर्टिफिशियल लेक्स को भी हम लोग को बनाना पड़ेगा, ताकि अगर वहाँ पे क्या हो, रेन डिप्लेसिंग अगर हो जाए, ठीक, मान लीजिए पानी ना मिले उस समय हम लोग को, तो जो आर्टिफिशियल लेक होगा जहाँ पर हम लोग वाटर स्टोर करके रखे होंगे, उसका यूज़ हम लोग किस तरह कर सकते हैं, एज अ इरीगेशन हम लोग उस वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर चैनल बना के। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। इफ़ यू लुक एट द चार्ट यू विल फाइंड द सम ऑफ द स्टेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशन वर्क्स आर मेंशन्ड। अगर आप इस चार्ट को देखें तो चार्ट को देख के क्या पता चलेगा कि इरीगेशन वर्क में, मतलब जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशन वर्क्स में कुछ स्टेप्स भी लगते हैं। वो स्टेजेस क्या क्या है देखिए, कहा है फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग फॉलोइंग फ्रेजेस। अब इन चीज़ों को हम लोग को क्या करना है, फिल करते चले जाना है इस नीचे। तो देखिए पहला क्या दिया है, किंग नीड्स मनी फॉर आर्मीज, पैलेस, फोर्ट्स। दूसरा क्या दिया है, दे डिमांड टैक्सेस फॉर फार्मर। अब क्या होगा, जब टैक्सेस करेंगे वो लोग डिमांड किससे, फार्मर से, तो उससे क्या होगा, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। थर्ड नंबर पे आपका क्या आएगा, ये जो तीसरा वाला है, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। अब प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तभी ना टैक्स दे पाएंगे हम लोग। अब प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, तो फोर्थ स्टेज देखिए, दिस इज पॉसिबल विथ इरीगेशन। ये आपका कैसे पॉसिबल है, इरीगेशन से पॉसिबल है। फिर अगर हम लोग फिफ्थ पॉइंट को देखें, अब चलिए पहला क्या हुआ, किंग्स को ज़रूरत पड़ी मनी की, आर्मी को और पैलेस को सपोर्ट करने के लिए। वो क्या करता है, टैक्स बढ़ा देता है फार्मर्स के लिए। फार्मर्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं ताकि टैक्स पे कर पाएँ। अब वो कैसे पॉसिबल होगा, इरीगेशन से। अब जब इरीगेशन से पॉसिबल होगा तो उसके साथ हम लोग क्या करना पड़ेगा, आप सुनिए, दिस इज पॉसिबल विथ इरीगेशन। अब किंग्स क्या करेंगे, कुछ प्रोवाइड करेंगे ना इरीगेशन के लिए, प्लान वैन। तो किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरीगेशन वर्क फिफ्थ नंबर पे। अब जब किंग्स क्या करेगा, मनी प्रोवाइड करेगा, प्लान प्रोवाइड करेगा इरीगेशन वर्क के लिए, तो उससे फार्मर को भी तो फायदा होगा कहीं ना कहीं। अगर किंग को फायदा हो रहा है तो फार्मर्स को फायदा होगा ही। तो फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। अब फायदा किसको हुआ, फार्मर्स को ही फायदा होने लगा। तो सिक्स नंबर पे कौन सा पॉइंट आएगा, फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा सेवन नंबर पे। एट्थ पे क्या होगा, सो डज रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट होगा। नाइन्थ पे क्या होगा, हाँ, लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, बस नहीं सॉरी, सिक्स नंबर पे आएगा लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल। और लास्ट नंबर पे आएगा क्या आपका, फार्मर्स आल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। ओके, एक बार और मैं बोल देता हूँ आपको। थर्ड नंबर पे आपको कौन सा आएगा, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। फिफ्थ नंबर पे आपका कौन सा आएगा, किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरीगेशन वर्क। किंग्स प्लान बना दिया, मनी प्रोवाइड कर दिया। आप लोग की किसकी ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, जो कि लेबर कहाँ से मिलेगा, तो लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल। अब लेबर कौन देगा, जो पीपल है वो लेबर हम लोग को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, लास्ट में प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा जिससे रेवेन्यू भी होगा, उससे साथ ही साथ फायदा किसका होगा, फार्मर्स का तो फायदा होगा ही होगा, साथ ही साथ राजा जो है उसका ही फायदा होगा, क्रॉप प्रोडक्शन भी ग्रो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु लिव्ड इन द विलेजेस, विलेजेस में कौन रह रहा था, देखिए देयर वर एटलीस्ट थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस इन द साउथर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तीन तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रह रहे थे विलेजेस में, जो कि कहाँ था, साउथर्न और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हम लोग का था। जैसे तमिल रीजन में थे कौन, लैंड ओनर्स, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, वेलर भी कहते हैं। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो पक्का ही पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, कि जो लैंड ओनर्स हैं तमिल रीजन में उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं क्या, वेलर। ऑर्डिनरी फ्लोमैन उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम लोग उझावर। एंड लैंडस लेबरर्स को क्या कहते हैं, इंक्लूडिंग स्लेव्स, उनको हम लोग कहते हैं क्या, कदायसियार, या कह लीजिए कदायसियार एंड अदिमई, कदायसियार एंड अदिमई कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आप इसको एकदम जरूर से क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए कहीं ना कहीं। ये क्वेश्चन आपको आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन आर नोन एज द ग्राम भोजिका। जो नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री है, जो विलेज के हेडमैन होते हैं, विलेज का जो सबसे हेड आदमी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ग्राम भोजिका। क्या कहते हैं? ग्राम भोजिका। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजिशन फॉर जनरेशन। अब क्या यहाँ पे भी नेपोटिज्म वाली चीज़ है। जैसे क्या, अगर राजा है तो राजा के बाद उसका बेटा बनेगा। सेम टू सेम इस गांव में भी वही चीज़ें चल रही थी। अगर एक ग्राम भोजिका है तो ग्राम भोजिका के बाद उसका हेड कौन बनेगा? उसी के फैमिली का कोई ना कोई मेंबर। जनरेशन वाइज पोजीशन चेंज होती जाएगी और जो भी ग्राम भोजिका बनेगा वो उसी के फैमिली का ही बनेगा। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी। अलग वर्ड में कहना तो जो पोस्ट है वो क्या है? हेरिडिटरी है, किसी को छूना नहीं जा रहा है, वो एक ही फैमिली के हैं तो वो चलता चला जाएगा। द ग्राम भोजिका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। अब ग्राम भोजिका होते कौन थे? आप किस क्राइटेरिया पे डिसाइड करेंगे कि इसको हेडमैन बनाना है? तो वो जो होंगे वो क्या होंगे? उस गांव के सबसे ज़्यादा लैंड ओनर जिनके पास होगा, सबसे ज़्यादा लैंड जिसके पास होगा, वही कौन होंगे? आपके ग्राम भोजिका होंगे। तो ग्राम भोजिका कौन होंगे? जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड होगा। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। अब जाहिर सी बात है, अगर वो सबसे बड़ा लैंड ओनर है तो उसके पास उसके खेतों में काम करने के लिए खुद तो वो जाएगा नहीं, या फैमिली वालों को तो भेजेगा नहीं। वो क्या करेगा? अपने कुछ वर्कर्स को रखा रहेगा जो कि क्या करेंगे? उसके खेतों में जाके कल्टीवेशन का काम करेंगे। बिसाइड एज ही वॉज पावरफुल, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पावरफुल भी बहुत है, तो द किंग ऑफन यूज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। अब किंग क्या कहेगा? कैसा करो, तुम ही जाओ, तुम ही जाके क्या करो, जितने भी टैक्स कलेक्ट हो रहे हैं सारे के सारे टैक्स तुम कलेक्ट करोगे। टैक्स कलेक्ट करके क्या करोगे? मुझे हैंड ओवर कर दोगे। ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज एंड समटाइम एज अ पुलिसमैन। अब हम लोग क्या देखते हैं, जो हम लोग की लोकल गवर्नमेंट है, जहाँ पे पंचायती राज आता है और जो म्यूनसिपैलिटीज आते हैं, पंचायती राज में क्या होता है, गाँव में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पंचायत के एक हेड होते हैं, इनको हम लोग सरपंच कहते हैं। अब वहाँ पे अगर दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पहुँचते हैं। वो पहुँचते हैं कहाँ? पंचायत में। अब पंचायत क्या करती है? पंचायत की मीटिंग बैठती है। मीटिंग बैठने के बाद जो सरपंच होते हैं, जो हेड होते हैं, वही क्या करते हैं? एज अ सुप्रीम कोर्ट वर्क कर देते हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा देते हैं। और कभी कभी वो एज अ पुलिसमैन वर्क करके सजा भी सुना देते हैं। ओके, और वो मानना भी पड़ता है। आगे देखिए। आज थोड़ा गला खराब। अपार्ट फ्रॉम ग्राम भोजिका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर। अब ग्राम भोजिका के साथ साथ ही कुछ अलग इंडिपेंडेंट फार्मर भी थे, मतलब और भी फार्मर्स थे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? गृहपतीस कहते हैं। क्या कहते हैं? गृहपतीस। ये जो भी टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज हो रही है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोस्ट ऑफ हुम वाज स्मॉल लैंड ओनर। अब कुछ उसमें से कौन थे? जो स्मॉल लैंड ओनर थे। कौन कौन हो गया? देखिए, ग्राम भोजिका हो गया आपके सबसे हेड। उसके बाद जो आते हैं कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स, उनको गृहपतीस कहते हैं। उसके बाद कौन आएंगे? तो आपके स्मॉल लैंड ओनर्स आएंगे। एंड देन देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज द दास कर्मकारा हु डिड नॉट ओन लैंड। अब कुछ ऐसे भी जिनके पास लैंड ही नहीं था, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं क्या? दास कर्मकारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दास कर्मकारा कहते हैं। एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन्ड बाय अदर। ये अपने लिविंग को कैसे चलाते थे, जिंदगी को कैसे चलाते थे? ये दूसरे के लैंड पे जाके, दूसरे के खेतों में जाके वहाँ पे कल्टीवेशन एज अ वर्कर वहाँ पे काम करते थे। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन सच एज ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। कुछ विलेजेस में कुछ अदर लोग भी थे, जैसे कि जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं, जो आपके ब्लैक स्मिथ होते हैं, लोहार होते हैं, पॉटर जो आपके घड़ा वड़ा बनाते हैं, कारपेंटर आप जान ही रहे हैं, वीवर जो कि क्या करते हैं? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला काम करते हैं, कपड़ा वपड़ा बनाने का काम करते हैं, उन्हें लोग क्या कहते हैं? वीवर कहते हैं। अब नीचे देखिए, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन। तो आपका अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन क्या था? देखिए, सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर वर कंपोज अराउंड 2300 ईयर अगो। अब कुछ जो अर्लीस्ट वर्क किए गए हैं तमिल में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संगम लिटरेचर भी कहते हैं, वो कब कंपोज किए गए? तो 2300 ईयर अगो पहले कंपोज किए गए थे। अब इन्हीं टेक्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं? संगम। दिस टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम बिकॉज, क्यों संगम कहा जाता है? ये देखिए, दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज नोन एज संगम्स ऑफ पोएट्स दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। अब जो मदुरई सिटी है, वहाँ पे क्या होता है? खूब ढेर सारे पोएट्स आके एक असेंबली बनाते हैं, उन लोग का संगम होता है। संगम का मतलब क्या? मिलाप होना कह सकते हैं जैसे हम लोग।
तो वहाँ पे उन सब चीज़ों को क्या किया गया, कंपोज किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, संगम लिटरेचर पड़ गया। अब ये संगम कहाँ पे होता था, असेंबली कहाँ पे होती थी, तो जो मदुरई नाम की सिटी है वहाँ पे असेंबली होती थी। द तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। जो भी तमिल टर्म्स ऊपर यूज किए गए हैं वो सब लोग कहाँ देखने को मिलते हैं, तो संगम लिटरेचर में फाउंड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉइन्स के बारे में देखते हैं। बगल में देखिए कॉइन्स के फिगर हम लोग को बने हुए दिख रहा है। कॉइन्स क्या है देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। अब इसी पीरियड से जुड़े हुए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, कम से कम हजारों से ऊपर कॉइन्स को क्या करते हैं, फाउंड करते हैं, जो कि पता चलता है कि किस ईयर का है, वो इसी ईयर का है। जो अर्लीस्ट कॉइन वो लोग फाउंड किए थे वो कब किए थे, जो कि था आपका 500 ईयर से, जिसको हम लोग कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन भी कहते हैं। ठीक, जो कि यहाँ हम लोग को फिगर में दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पंच मार्क्ड कॉइन भी कहते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये पंच मार्क कॉइन होता क्या है वो भी देख लीजिए। तो पंच मार्क कॉइन्स वाज जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम स्क्वायर और राउंड इन शेप। ये पूछता है कि जो पंच मार्क कॉइन्स हैं उसके किस शेप में पाए जाते हैं, तो कभी कभी वो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और साथ ही साथ राउंड शेप में भी देखने को मिल जाता था। आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट्स और मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल, या तो मेटल शीट में से इसको कट किया जाता था, या तो फ्लैटेंड मेटल जैसे ग्लोब्यूल्स के स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती थी, ठीक, उस पर बना दिया था। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड, जो कॉइन्स होते थे वो इंस्क्राइब्ड नहीं होते थे, लेकिन उनको क्या किया जाता था, स्टैम्प्ड किया जाता था। बट वर स्टैम्प्ड विद सिंबल यूजिंग डाइज और पंचेस। जैसे स्टैम्प मोहर मारते हैं ना, मोहर मारते हैं छप जाता है उस पर, उसी तरह से इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या, अपने हाथों से उसको डिजाइन करना। वो इस तरह का काम लोग उस समय नहीं करते थे। हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, स्टैम्प्ड करते थे, जो कि उस सिक्के पे क्या होता था, छप जाता था। हैंस इसीलिए इसको क्या कहते थे, पंच मार्क्ड कॉइन भी कहते हैं। अगर मैं पंच मारूं, मुक्का मारूं, आपके मुंह पे छप जाए जाके, ठीक, तो सेम टू सेम उसी तरीके का तरीका क्या किया गया, उस कॉइन पेज में आ गया। कॉइन पे जब किसी चीज को छाप रहा था तो उस पर पंच मारा गया, ठीक, जैसे मोहर मारते हैं हम लोग, और वो क्या होता है, छप जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, पंच मार्क कॉइन भी कहा गया। तो आप रीजन भी जान गए पंच मार्क कॉइन क्यों कहते हैं, साथ साथ वो किस किस शेप में पाए गए ये भी आप जान गए, तो ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये कॉइन्स कहाँ कहाँ फाउंड हुए थे, तो बहुत से जब सब कॉन्टिनेंट थे उस समय के वहाँ पे फाउंड हुए थे, और ये कुछ सेंचुरीज तक भी चले थे। अब देखिए अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज। अब कुछ अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज थे, वो क्या थे देखिए। एक पोएम है, शॉर्ट पोएम है संगम कलेक्शन का, देखते हैं हम लोग। एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर, crossing the long roads in cart through sands white as moonlight, taking whole families who hate to be left behind, the departure of the salt merchant leave the city empty। मैं एक ही बात बोलूंगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंड। ठीक, अब पूछिए सर ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंड क्या है, क्या बोलना है आप आखिर। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंड कुछ नहीं है, बल्कि ये है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और सामने वाले के पास वो चीज़ है, और जो चीज़ की ज़रूरत मुझे थी वो तो मैं उससे ले लूँगा, अब उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मेरे पास होना चाहिए, ताकि मैं उसे उसका एक्सचेंज में सेल कर सकूँ। ठीक, अगर मुझे क्या बेचना है, गेहूँ बेचना है और मुझे चावल चाहिए, और सामने वाले को चाहिए, सामने वाले को गेहूँ चाहिए, उसके बाद चावल है, ठीक, तो वो क्या करेगा, हम दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं, हम दोनों के जो बॉन्ड्स हैं एक दूसरे सेटिस्फाई हो सकते हैं, ठीक, तभी जाके ट्रेड होगा। मान लो ऐसा क्या होता है, उसके पास वो चीज़ है ही नहीं, वो ट्रेडर ही चला गया जो मुझे चाहिए था, तो होगा क्या, कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। ठीक, अब यही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। सॉल्ट वाज प्रोड्यूस्ड प्लेंटीफुल अलोंग द सी कोस्ट, व्हाट आर द मर्चेंट्स प्लानिंग टू एक्सचेंज इट विद, हाउ आर दे ट्रेवलिंग। अब जो सॉल्ट है वो क्या हो रहा था, सी कोस्ट पर बनता था, उस समय एक चीज़ और हम लोग जान रहे थे। हाँ सुनिए, व्हाट आर द मर्चेंट्स प्लानिंग टू एक्सचेंज इट विद। अब मर्चेंट्स किस चीज़ का प्लानिंग कर रहे थे उसके साथ एक्सचेंज करने के लिए, तो यहाँ देखिए जो वाइट पैडी होता है उसके साथ एक्सचेंज करने के लिए वो लोग क्या कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, ताकि क्या करेंगे, उसके साथ एक्सचेंज कर लेंगे हम लोग। अब हाउ आर दे ट्रेवलिंग, वो कैसे ट्रेवल कर रहे थे, तो ऊपर दिया हुआ है क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार्ट्स। कार्ट्स आप लोग जान रहे हैं, जो बैलगाड़ी होती है उसी के द्वारा वो लोग क्या कर रहे थे, रोड टू रोड ट्रेवल कर रहे थे। तो दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिटीज विथ मैनी फंक्शंस। अब वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वाज इंपॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। एक जो सिंगल टाउन होता है वो भी क्या है, कुछ रीजन्स की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या ले लें हम लोग, मथुरा शहर। अब मथुरा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर। मथुरा जो आपका सेटल हुआ था वो कब हुआ था, तो आज से 2000
500 साल पहले की बात है ये। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ 2 मेजर रोड्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड। ये इतना इम्पॉर्टेंट शहर है क्योंकि ये 2 क्रॉस रोड के बीच कनेक्ट है और बहुत ही मेजर रोड है। किस लिए? ट्रेवल करने के लिए, साथ साथ ट्रेड करने के लिए भी। कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, 2 तरीके से है। नॉर्थ वेस्ट से जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तब भी, और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तब भी। ये 2 रूट क्या करता है? ये मथुरा वाला शहर आके मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी। अब इस पूरे मथुरा शहर की तरफ क्या किया गया है? फोर्टिफिकेशन कर दिया गया है। आपको पिछले चैप्टर में ये पढ़ाते हैं फोर्टिफिकेशन क्यों किया जाता है। फोर्टिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि कोई दूसरी कंट्री आके हम लोग के कंट्री पे क्या करे? हमला ना कर दे। उससे बचने के लिए लोग क्या किए थे? अपने अपने बाउंड्रीज की तरफ क्या किए थे? फोर्टिफिकेशन कराना स्टार्ट किए थे। एंड सेवरल श्राइन्स, फार्मर्स एंड हर्डर्स वर एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर, आगे बढ़ते हैं, पीपल इन द सिटी। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स वाज फाउंड। अब मथुरा जो शहर है वहाँ पे भी क्या होते हैं? कुछ फाइन स्कल्पचर्स फाइंड आउट होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशानास। अब 2000 ईयर अगो पहले क्या होता है? मथुरा को सेकंड कैपिटल बनाया जाता है। किसका? कुशानास का। अबाउट हुम यू विल रीड, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। मथुरा वॉज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर। मथुरा क्या है? वो आपका रिलीजियस सेंटर भी है। देयर वर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी पाए जाते हैं, जैन के भी श्राइन्स पाए जाते हैं। और वहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है वर्शिप के लिए, जो कि आप लोग जान रहे हैं, श्री कृष्ण। ओके, सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन सर्फेसेस सच एज स्टोन स्लैब्स एंड स्टैचू हैव बीन फाउंड इन मथुरा जनरली। These are short inscription recording gifts made by man and sometime women to monasteries and sign। अब कुछ इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं सर्वजस पे, स्टोन्स पे, स्लैब्स पे, स्टेचू पे। कहाँ पे? मथुरा पे। इंस्क्रिप्शन मतलब आपको मैंने बताया है बार बार, जो कि हम लोग क्या करते हैं, सिंपल भाषा में कहूँ तो जो भी नक्काशी करते हैं हम लोग, ठीक, जो भी चीज़ों को लिखते हैं पत्थरों पे, ठीक, या स्टैचूज पे कार्व करके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस भी कहते हैं। तो कुछ एविडेंसेस वहाँ पाए गए हैं। अब देखिए, दिस वॉज मेड बाई किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर, मर्चेंट, क्राफ्ट पर्सन हु लिव्ड इन द सिटी। अब ये किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो जो भी वहाँ पे किंग्स क्वींस रहते थे, ऑफिसर्स रहते थे, मर्चेंट्स रहते थे, उनके द्वारा, जो कि शहरों में रह रहे थे। फॉर इंस्टेंट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, बास्केट मेकर, गारलैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, ठीक। अब इंस्टेंट इंस्क्रिप्शन कौन करते थे? जो कि मथुरा में मेंशन किया गया, किसका किसका? गोल्ड स्मिथ का, ब्लैक स्मिथ का, ठीक, सोनार, लोहार, वीवर्स, बास्केट मेकर वाले, आपके गारलैंड मेकर्स वाले और परफ्यूमर्स वाले, ठीक। क्या कहा? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हु लिव्ड इन मथुरा, लिस्ट वन ऑक्यूपेशन दैट वाज नॉट प्रैक्टिस इन हड़प्पन सिटी, ठीक। हड़प्पा वाला चैप्टर हम लोग ने पढ़ा हुआ है। अब आप बताइए, जो भी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं, वो वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ जो नहीं की जा रही थी, ठीक। क्या डिफरेंस है इसमें? सारे काम तो नीचे दे दिए हैं, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर, गारलैंड मेकर, परफ्यूमर्स। एक आंसर तो आपका यहीं से मिल गया। सिर्फ आपको एक आंसर ढूंढना है कि वो एक ऑक्यूपेशन ऐसा कौन सा है जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में उस समय हड़प्पन सिटीज़ में प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा था, वो आप मुझे बताइए। अब आते हैं हम लोग कहाँ? क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, ठीक। उसके पहले देख, हाँ चलिए, वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट। हम लोग के पास क्या है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है किस चीज़ के? क्राफ्ट्स के पाए जाते हैं, जो कि क्या इंक्लूड करते हैं? बहुत ही फाइन पॉटरी, जिसको हम लोग क्या नाम से यूज़ करते हैं? नोन एज नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। NBPW को क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो कि एक बहुत ही फाइन पॉटरी भी थी। इट गेट्स इट नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट जनरली फाउंड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब क्या होता है? इसका नाम कैसे पड़ा आपका? नॉर्थन ब्लैक, क्योंकि ये नॉर्थन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में ही फाउंड हुआ था, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट मे नॉट हैव सर्वाइव। बहुत से ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं जो क्राफ्ट के, जो कि सर्वाइव नहीं किए लंबे समय तक, जो कि फाइंड आउट हम लोग नहीं कर पाए। वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ वॉज इम्पॉर्टेंट। हम लोग को कुछ टेक्स्ट से पता चलता है, लिखित रूप में पता चलता है कि उस समय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ भी क्या था? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वर्क था वहाँ पे। देयर वर फेमस सेंटर, जैसे कि वाराणसी नॉर्थ में, मदुरई आपका साउथ में,
अब जो बोथ मैन और वुमेन है वो दोनों क्या करते थे, सेंटर पे वर्क करते थे। अब जो भी आर्ट्स बनाए गए थे, जो भी क्राफ्ट बनाए गए थे, हम लोग को ये थोड़ी पता है कि वो मैन ने बनाया या वो वुमेन ने बनाया है। ऐसा कुछ तो एविडेंस हम लोग को मिला नहीं था, तो कैसे हम लोग श्योर हो सकते हैं उस चीज़ को लेके। ठीक है, सॉरी। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्या है देखिए आप लोग एक बार। NBPW इज अ हार्ड व्हील मेड। अब NBPW क्या है आपका, बहुत ही हार्ड होता था वो। ठीक, नॉर्थन ब्लैक जो पॉटरी वेयर होता था आपका। मेटेलिक लुक वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस, जो सरफेस होता था पूरे का पूरा ब्लैक कलर का होता था और बहुत ही शाइनी होता था। अ पॉटर यूज टू एक्सपोज द अर्थन वेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर इन स्किल विच रिजल्टेड इन द ब्लैकनिंग ऑफ इट्स आउटर सरफेस। अब पॉटर क्या करते थे, इसको बहुत ज़्यादा हीट पे गर्म करते थे ताकि क्या हो, इसका जो आउटर सरफेस है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, ब्लैकनिंग सरफेस का हो जाए, ब्लैकनिंग कलर हो जाए। A fine black शिल्प was also applied on this pottery which gave them pottery a mirror like shine। अब लास्ट में क्या करते थे, एक ब्लैक शिप इस पे अप्लाई किया जाता था जिससे इसका क्या होता था, मिरर लाइक शाइन भी आ जाती थी पूरी की पूरी। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आप NBPW आके रखे हैं क्या। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। तो स्पिनिंग और वीविंग करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उस समय, उसके लिए भी रूल्स थे। देखते हैं क्या रूल्स थे। दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र। अब ये रूल्स कहाँ से आई थी, अर्थशास्त्र से आई थी, जो कि हम लोग कहाँ पढ़े थे, चैप्टर 7 में, चाणक्य जिनके बारे में हम लोग ने पढ़ा था। अब वो क्या डिस्क्राइब करते हैं कि स्पिनिंग और वीविंग को कैसे करना हम लोग को वर्कशॉप में, अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशल ऑफिसर। जो कुछ स्पेशल ऑफिसर्स होते थे जो कि ट्रेनिंग देते थे हम लोग को कि कैसे इन सब चीज़ों को हम लोग को करना है, स्पिनिंग और वीविंग को। Widows, young women who were differently abled, nuns, mother of courtesans, retired women servant of the king, women who have retired from services in temples may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax। अब सुनिए क्या होता है। ठीक, देखिए कितनी अच्छी बात है उस समय की। ठीक, जो विडोज वुमेन है, जो विधवा औरतें हैं, ठीक, या कुछ ऐसे वुमेन्स जो क्या है, डिफरेंटली एबल्ड हैं किसी तरीके से, जो कि नन्स हैं, कुछ मदर्स हैं, कोटिशंस हैं, कुछ रिटायर्ड वुमेन्स हैं, सर्वेंट है किंग्स की। ठीक, कुछ ऐसे हैं जो टेम्पल्स में सर्विसेज किया करती थी, वहाँ पे वर्क किया करती थी, फिर वहाँ से उनको क्या किया गया, बाहर निकाल दिया गया, रिटायर कर दिया गया। अब वो कैसे अपना जीवन चलाएंगी। ठीक, तो उन लोग को क्या किया गया, उन लोग को चीज़ें सिखाई गई कैसे कामों को करना है, उन लोग को ट्रेनिंग वहाँ पे दिया गया। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। अब उनको पेड कैसे किया जाता था, जिनकी क्वालिटी, वो काम करने की क्वालिटी कितनी अच्छी है और कितने ज़्यादा क्वांटिटी में वो लोग वर्क करते थे। मतलब जो भी टास्क दिया जाता था वो टास्क को पूरा करते थे। अगर टास्क के ऊपर की चीज़ों को पूरा करते हैं तो उसी हिसाब से उनको वेजेस प्रोवाइड की जाती थी। वुमेन्स हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम कैन सेंड मेड सर्वेंट टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट एंड टेक द फिनिश्ड वर्क बैक टू हिम। अब जो वुमेन्स नहीं जा सकती थी, इनको घर वाले नहीं जाने देते थे, वो क्या करते थे, वो किसी सर्वेंट से रॉ मटेरियल मंगा लिया करते थे और उसको फिनिश्ड वर्क करके दोबारा उनके साथ भेज दिया करते थे। वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप शुड गो एट डॉन टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेजेस। अब जो वुमेन जा सकती थी वो वर्कशॉप में जाती थी, काम को करती थी, अपने वेजेस को भी रिसीव करती थी एट अ टाइम। देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन there should be enough light to examine the work in case the superintendent looks at the woman or talks about anything other than the work he should be punished। अब क्या होता था, यहाँ पे एक एक चीज़ को एग्जामिन किया जाता था, एक एक वर्क को एग्जामिन किया जाता था। मान लीजिए अगर सुपरिटेंडेंट आता है जो देख रहा है कि वुमेन्स क्या काम कर रही हैं, अगर वो उनसे बात करेगा, दूसरे चीज़ें के बारे में बात करेगा, तो यहाँ तक कि उसको पनिश्ड भी किया जाता था। अब आप सोचिए कितना ज़्यादा डेडिकेशन था उस समय। ठीक है, वर्क को लेकर। इफ अ वुमन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, अगर वो वुमेन अपना वर्क, अपना जो भी उनको टारगेट दिया गया है, टाइम पे नहीं कंप्लीट करेंगे, टाइम पे नहीं पूरा करेगी, शी विल हैव टू पे अ फाइन, उन्हें फाइन भी पे करना पड़ेगा। एंड थम्स कैन बी कट ऑफ, और साथ ही साथ उनके जो थम्स हैं उसको भी काट दिए जाएंगे। सोच रहे हैं आप। अब क्या पूछा है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द वुमेन हु कुड बी एम्प्लॉयड बाय द सुपरिटेंडेंट। अब एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी वुमेन है जो कि हु कुड बी एम्प्लॉयड बाय द सुपरिटेंडेंट, जिनको जिनको सुपरिटेंडेंट काम पे रखेगा। तो ऊपर आपका दिया हुआ है विडोज, जो भी रिटायर्ड वुमेन्स है वो। ठीक, आप लोग ऊपर पढ़ लीजिएगा। डू यू थिंक वुमेन हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम वाइल वर्किंग। क्या आपको लगता है वुमेन्स को कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ते होंगे वर्क करते समय। जरूर करती पड़ते से होंगी, क्योंकि
उस समय जो सिनेरियो था, उस समय जो स्टीरियोटाइप था कि वुमेन्स कैन नॉट डू अ वर्क, ठीक, जो हम लोग का पैट्रियार्चल सोसाइटी चल रहा था। पैट्रियार्चल सोसाइटी का मतलब क्या कि वो जो सोसाइटी है वो क्या किसके द्वारा डोमिनेटिंग है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। कहीं ना कहीं मेल्स ये नहीं चाह रहे थे कि वुमेन्स हम लोग से कहीं ना कहीं आगे बढ़े, ठीक, वो क्या हो अपने पैरों पे ना खड़े हो, उनको हमेशा क्या करना था, नीचे दिखाना था हम लोग को, ठीक, कि वो सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी हुई हैं, वो लोग क्या करेंगी, बाहर के कामों को नहीं कर सकती हैं कहीं ना कहीं, ठीक, वो घर नहीं चला सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, गलत हैं। मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्राइन। बहुत से जो क्राफ्ट पर्सन है, जो मर्चेंट्स है, वो क्या करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणीज कहते हैं, टेक। These trainees of the craft person provided training, procured raw material and distributed the finished product। अब ये जो ट्रेनीज हैं, जो क्राफ्ट पर्सन है, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था, रॉ मटेरियल दिया था, साथ ही साथ फिनिश गुड को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते थे ये लोग। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड। अब जो श्रेणीज ऑफ मर्चेंट हैं, वही लोग ट्रेड को ऑर्गेनाइज भी किया करते थे। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक, ये लोग बैंक की तरह भी काम करते थे। वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिट मनी, जहाँ पे जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, मैन एंड वुमेन है, वो मनी भी डिपॉजिट किया करते थे। एज अ इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप, यहाँ पे इन्वेस्ट किया करते थे और जो इंटरेस्ट मिलता था वो रिटर्न हो जाता था इन लोग को। अब जो रिटर्न मतलब इंटरेस्ट वाज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट, या तो इंटरेस्ट रिटर्न कर दिया जाएगा या तो उसी इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा, यूज करके जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि मोनेस्ट्रीज, वहाँ पे सपोर्ट के लिए दान कर दिया जाएगा। अ क्लोजर लुक अरिकमेडू, फाइंड अरिकमेडू इन पोडिचेरी। आप एक मैप में फाउंड करिए कि अरिकमेडू कहाँ है। बिटवीन 2200 and 1900 ईयर अगो, अरिकमेडू वाज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड फ्रॉम डिस्टेंट लैंड, अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच में हैव बीन अ वेयर हाउस। अब ये क्या है, ये आपका कोस्टल एरिया है अरिकमेडू, ठीक, जहाँ पे होता क्या था, शिप्स को अनलोड किया जाता था। जैसे जो भी ट्रेड होते थे, जो भी सामान से एक जगह से दूसरी जगह आते थे, तो शिप्स को लोड करने का और अनलोड करने का काम वहीं पे किया जाता था। वहाँ पे एक मैसिव ब्रिक टाइप स्ट्रक्चर था, जो कि क्या था, एक बड़ा सा वेयर हाउस भी था। वॉज फाउंड एट दैट साइट। अब इस साइट पे हम लोग को फाउंड भी हो जाएगा, वो जगह देखने जाएंगे हम लोग। Other finds include pottery from the Mediterranean region, such as amphor, tall double-handled jars that contain liquid such as wine or oil। अब एक बड़ा सा जार हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके दोनों तरफ क्या होता था, हैंडल्स होते थे, या तो उसमें वाइन्स होते थे या तो उसमें क्या होते थे, ऑयल ट्रेड करके लाए गए होते थे। एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी, और स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी भी देखने को मिलती थी, जिसको हम लोग क्या कहते थे, एरिटाइन वेयर कहते थे। क्या कहते थे, एरिटाइन वेयर कहते थे। विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली। अब ये किस चीज़ के नाम पे पड़ा था, जो आपका रेड ग्लेज्ड पॉटरी है, उसे हम लोग एरिटाइन वेयर भी कहते हैं। किसके नाम पे पड़ा, तो इटली में एक शहर है, उसी के नाम पे ये पड़ा था। दिस वॉज मेड बाई प्रेसिंग वेट क्ले इनटू ए स्टैम्प्ड मोल्ड। अब इसको कैसे बनाया जाता था, तो जो क्ले होता है उसके यूज से बनाया जाता था। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली। अब एक अनदर टाइप ऑफ पॉटरी भी थी जो कि लोकली वो लोग बनाया करते थे। थ्रू रोमन डिजाइन फॉर यूर, वहाँ पर रोमन डिजाइन यूज हो रहे थे। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स हैव ऑल्सो बी फाउंड एट दिस साइट। अब इसी साइट पे हम लोग को रोमन के लैम्प्स जो होते हैं, ग्लासवेयर जो होते थे, जेम्स जो भी होते थे, ठीक, ये सारी चीज़ें भी इसी साइट पे हम लोग को मिलती हैं। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली dyeing wets used to dye cloth. There is plenty of evidence for the making of beads from semi-precious stones and glass। अब यहाँ पे स्मॉल टैंक्स हम लोग को फाउंड होते हैं, जो कि क्या किए जाते थे, प्रोबेबली डाइंग वेट्स यूज टू डाई क्लोथ। जो डाई वेट्स होते हैं जिनका यूज़ हम लोग किस लिए करते थे, जो क्लोथ्स होते थे उनको डाई करने के लिए यूज़ किया जाता था, कपड़ों को रंगने में काम आते थे। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस, यहाँ पे हम लोग को और भी सारे एविडेंस मिलते हैं, जिससे हम लोग को क्या पता चलता है, यहाँ पे बीड्स को प्रिपेयर किया जाता था, बनाया जाता था, जिससे सेमी प्रीशियस जो स्टोन्स होते हैं, ग्लास होते हैं, उसको भी यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता था। अब पूछा लिस्ट द एविडेंस दैट इंडिकेट दैट देयर वाज अ कॉन्टैक्ट विथ रोम। अब रोम के एविडेंस मतलब रोम से कॉन्टैक्ट कैसे कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सी बात है, रोम से कॉन्टैक्ट अगर पता करना है तो जो रोमन लैम्प्स थे, ग्लासवेयर थे, रोमन जेम्स फाउंड हुए थे साइट पे, उसी से पता चल जाएगा कि यहाँ कहीं ना कहीं रोमन सेटलमेंट थी, मतलब रोमन्स के चीज़ों का यूज़ किया गया था, रोमन टेक्निक्स का। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एन अकाउंट बाय अ ग्रीक सेलर द स्टोरी ऑफ बरग्याजा, द ग्रीक नेम फॉर बहरूच। अब एक जगह का नाम दिया गया हुआ बहरूच का, जो ग्रीक नेम है। अब एक अकाउंट ग्रीक सेलर थे, उनका स्टोरी दी हुई है, वो हम लोग देखते हैं। द गल्फ इज़ वेरी नैरो एट बरग्याजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। जो गल्फ है वो आपका क्या है, बहुत ही नैरो है। गल्फ क्या, जैसे आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, दो कंट्रीज है, दो कंट्रीज के बीच में क्या एक पतली सी जो जगह होती है जो कि ट्रेड के लिए यूज़ की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गल्फ कहते हैं। ठीक। Ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king। अब यहाँ पे जो शिप्स होती थी वो चल के जा नहीं पाती थी। होता क्या था, कुछ छोटे छोटे जहाज वाले होते थे, जैसे नाव वाले जो होते थे, वो क्या करते थे, अब उस शिप को क्या करते थे, स्किलफुली एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन होते थे, वो उस जहाज को अपने रस्सी से बांधते थे और उसको खींच के लेके जाते थे जहाँ पे उनको लेके जाना होता था, उसी को पार करने के लिए। The imports into Bargyaja were wine, copper, tin, lead, coral, topaz, cloth, gold and silver coin। अब जो इम्पोर्ट किए जा रहे थे वो कौन कौन सी चीज़ थी बरग्याजा में, वाइन्स थे, कॉपर थे, टिन थे, लेड थे एंड मैनी अदर सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड के कॉइन्स भी वहाँ से इम्पोर्ट किए जाते थे। एक्सपोर्ट्स क्या होते थे, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द टाउन इंक्लूडेड प्लांट, जो इंक्लूडेड प्लांट जैसे कि हिमालय से आइवरी, एजिटेड कैरनेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स का भी ट्रेड होता था। स्पेशल गिफ्ट्स आर ब्रॉट बाय मर्चेंट फॉर द किंग। जो मर्चेंट्स अगर आएगा एक जगह दूसरी जगह, तो राजा को हैप्पी करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेकर आएगा ही आएगा। तो वो क्या करते थे, कुछ स्पेशल गिफ्ट भी लाते थे। दीज इंक्लूडेड वेसल ऑफ सिल्वर। अब इसमें क्या इंक्लूड थे, जो चांदी के वेसल्स होते थे वो इंक्लूडेड थे। सिंगिंग वंस, गाना गाने वाले लड़कों को लेकर आते थे ये लोग। ब्यूटीफुल वुमेन्स को लेकर आते थे, वाइन्स को लेकर आते थे, क्लोथ्स को लेकर आते थे। किस लिए लाते थे, ताकि राजा को दे दे और राजा क्या हो जाए, खुश हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम बरग्याजा। अब बरग्याजा से क्या क्या चीज़ें लाई गई और क्या क्या चीज़ें भेजी गई, तो यहाँ पे आपको साफ साफ उसका आंसर मिल जाएगा, इम्पोर्ट्स इनटू बरग्याजा एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम टाउन्स। ठीक, तो दोनों के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक मर्चेंट्स ब्रॉट गिफ्ट फॉर द किंग। अब आप ये बताइए क्यों मर्चेंट्स गिफ्ट लाते थे किंग के लिए। भाई उनको ट्रेड अगर करना है, उनको परमिशन चाहिए, तो कहीं ना कहीं लाना तो पड़ेगा ही, किंग से खुश तो करना ही पड़ेगा। ट्रेड एंड ट्रेडर्स, यू हैव रेड अबाउट द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, हम लोग ने पहले भी पढ़ा इसके बारे में, NBPW के बारे में। दिस फाइन पॉटरी स्पेशली बॉल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट। अब ये जो फाइन पॉटरी थी, स्पेशली जो बॉल्स होते थे, प्लेट्स होते थे, वो कुछ स्पेशल आर्कियोलॉजिकल साइट पे फाउंड होते थे। हाउ डू यू थिंक इट रीच दैट प्लेसेस। अब आप ये सोचिए ना कि ये उस जगह पे गए कैसे होंगे। ट्रेडर्स क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया करते थे इन चीज़ों को। वर दे मेड टू सेल दैम एट अदर प्लेस। अब बनाया करते थे ताकि जब दूसरी जगह जाएंगे तो जाके क्या करेंगे, वहाँ पे इसको सेल कर दिया करेंगे। साउथ इंडिया क्यों फेमस था आपका, साउथ इंडिया फेमस था गोल्ड के लिए, मसालों के लिए, स्पेशली पीपर के लिए। पीपर जो होता है आपका मिर्च जिसको हम लोग कहते हैं, एंड प्रीशियस स्टोन, और कुछ प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उसके लिए। पीपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर। जो पीपर, उसका वैल्यू कहाँ पे सबसे ज़्यादा था, तो जो रोमन एम्पायर है ना, वहाँ पे जो पीपर है, जो ब्लैक पीपर होता है, काली मिर्च जिसको हम लोग कहते हैं, उसका वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या था, वैल्यू था। सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। अब पीपर को हम लोग क्या कहते थे, ब्लैक गोल्ड भी कहते थे। अब आप सोचिए आज के समय में पीपर को हम लोग क्या कहते थे, ब्लैक गोल्ड कहते थे उस समय। सो ट्रेडर्स कैरीड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप अक्रॉस द सी। अब जो ट्रेडर्स होते थे बहुत सारी चीज़ों को रोम लेकर जाया करते थे शिप के जरिए, समुद्रों को पार करते हुए, या कह लीजिए जमीन के रास्ते बाय लैंड इन कारवांस। कारवान मतलब पूरा का पूरा इनकी टोली चलती थी। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। यहाँ पे क्या होते थे, क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड, बहुत सारे ट्रेड होते थे। रोमन के गोल्ड कॉइन्स भी फाउंड होते हैं कहाँ पे, साउथ इंडिया में। हम लोग को देखिए रोमन्स के कितने ज़्यादा हम लोग के पास हुए हैं। ठीक, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फाउंड होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड वाई दिस रीच इंडिया। अब आप सोचिए कैसे इंडिया पहुँच गए होंगे। ठीक, आप सोच के बताइए मुझे। क्योंकि इंडिया मसालों के ट्रेड में सबसे आगे था उस समय। स्पीसीज सबसे ज़्यादा कहाँ फाउंड होते थे, इंडिया में ही फाउंड होते थे। अ पोएम अबाउट ट्रेड। अब एक
ट्रेड के बारे में एक पोएम दी हुई है, पढ़ लेते हैं हम लोग आखिर। वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोएम। अब जो एविडेंस ऑफ ट्रेड है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? तो संगम लिटरेचर, संगम पोएम में देखने को मिलते हैं। हेयर इज वन विच डिस्क्राइब द गुड्स ब्रॉट इन टू पुअर एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट और द ईस्ट कोस्ट। पुहर जो जगह है वो कहाँ पे है? आपका ईस्ट कोस्ट का रीजन है वो। सो स्टार्ट, देखिए, हेयर आर ब्रॉट स्विफ्ट prancing horses by sea and ship, bales of black pepper in carts, gems and gold born in the Himalayas। जो जेम्स और गोल्ड कहाँ पे पाए जाते हैं? हिमालयाज में। सैंडलवुड बॉर्न इन वेस्टर्न हिल, सैंडलवुड जो चांदी के लकड़ी होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वेस्टर्न हिल्स में पाए जाते हैं, वहाँ पे उनका जन्म हुआ है। जो पर्ल्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? छोटे छोटे मोती होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? साउथ के सी में पाए जाते हैं। कोरल्स फ्रॉम ईस्टर्न ओशिया, कोरल जो लीफ होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो आपके ईस्टर्न ओशियन में पाए जाते हैं। द यील्ड ऑफ गंगा एंड द क्रॉप फ्रॉम द कावेरी। अब गंगा जो गंगेटिक प्लेन वाला रीजन है वहाँ पे जो खेती होती है, जो यील्ड्स होते थे, जो भी वो लोग फसल उगते थे वो कहाँ से पाए जाते थे? गंगा से। और जो क्रॉप्स है कुछ कहाँ से? कावेरी वाले जगह से। फूड स्टफ्स कहाँ से? श्रीलंका से। पॉटरी कहाँ से? म्यांमार से। एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट, और साथ ही साथ कुछ और भी जो रिच रेयर इम्पोर्ट थे होते रहते थे, ट्रेड होते थे एक जैसे दूसरी जगह। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, धीरे धीरे देख सकते हैं। ठीक, आपको वीडियो 2x पे करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो खुद ही 2x पे बोलता हूँ। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर मेंशन्ड, व्हाट वुड बी दे बी यूज्ड फॉर। अब एक लिस्ट बनाइए कि जो चीज़ें मेंशन की गई हैं और उन चीज़ों का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता होगा। ओके, सॉरी। Traders explored several sea routes. Some of these followed the coast. जो ट्रेडर होते थे वो क्या करते थे? अलग अलग सी रूट्स का यूज किया करते थे। कुछ उसमें से क्या है? फॉरवर्ड थे, जो कि कोस्टल लाइन वाले थे। There were other across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon wind to cross the sea more quickly. अब क्या होता था? जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, जो वहाँ पे मानसून विंड चलती थी, उसका फायदा उठाता कौन था? जो सेलर से वो उठाते थे। क्यों? अब मेरी बात सुनिए, ठीक, यहाँ मैथ का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। जब विंड की हवा चलती है, मानसून विंड जब चलते हैं, तो आप शिप्स को अगर बंद भी कर देंगे तो जो टाइड से फॉर्म होते हैं, जो वेव फॉर्म होते हैं, उससे होता क्या? जो शिप्स है ना, शिप की जो स्पीड अपने आप दुगनी हो जाती है। ठीक, क्योंकि जो वेव्स अगर तेज तेज चलेंगे, लहरें अगर तेज चलेंगी, तो जो बोट है उसको क्या, उसको चलाना पड़ेगा क्या? वो और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो जो मानसून विंड है वो इस तरह से किसका हेल्प करते थे? जो भी सेलर समझ आ रहे थे अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से, उनका हेल्प किया करते थे। सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। इसीलिए वो क्या करते थे? अगर उनको ईस्ट अफ्रीका जाना था या अरेबिया जाना था तो किधर से जाते थे? साउथ वेस्ट वाले रीजन से जाते थे, ताकि और जल्दी पहुंच जाएं। एंड स्टडी शिप्स हैव टू बिल्ड फॉर दीज लॉन्ग जर्नी, और एक बड़ा शिप बनाया जाता था जैसे कि लॉन्ग जर्नी होती थी, इसी वजह से। सॉरी। न्यू किंगडम्स अलॉन्ग द कोस्ट। अब जो कोस्टल वाले एरिया है, अगर ट्रेड डेवलप्ड हो रहा है तो वहाँ पे भी कुछ किंगडम्स डेवलप्ड होंगे, कोस्टल एरियाज में भी। देखिए कौन कौन से थे। द साउथर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाई ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। जो साउथर्न हाफ हम लोग का सब कॉन्टिनेंट का है वो एक लंबा कोस्ट लाइन है पूरा का पूरा, जहाँ पे हिल्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, रिवर वैलीज भी हैं। अमंग्स द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। अब उन रिवर वैलीज में जो कावेरी है वो आपका सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। जो भी चीफ हो या जो भी सरदार होता था, जो भी राजा होता था, अगर वो उस रिवर वैली को कंट्रोल कर ले, उस कोस्ट को कंट्रोल कर लेता था, तो होता क्या था? वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता था। संगम पोएम में मेंशन किया गया किसके बारे में? मूवेंडर के बारे में। ये जो मूवेंडर कौन होते हैं? यही जो रिच लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, जो कि कोस्ट क्या करते हैं? कैप्चर कर लेते हैं, उन्हीं को कहते हैं। दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चीफ, यूज फॉर द हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज, द चोलास, चेरास एंड पांड्यास। अब मूवेंडर क्या, देखिए, मूवेंडर आपका तमिल वर्ड है, ठीक। अब मूवेंडर क्या आपका तमिल वर्ड, जिसका मतलब क्या? तीन चीफ। और वो तीन चीफ कौन? तीन रूलिंग फैमिलीज थी उस समय, चोलास, चेरास और पांड्यास।
हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर अगो। 2300 ईयर अगो क्या होता है पहले, मतलब जो चोलाज हैं, चेराज हैं, पांड्याज हैं, जो मूवेंडर है, तीनों के तीनों फैमिली रूलर्स हैं, ठीक। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं उस समय। ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर ऑफ पावर। अब इन तीनों चीफ्स के क्या थे, दो सेंटर ऑफ पावर थे। पहला तो इनलैंड और दूसरा कहाँ आपका कोस्ट। पहला तो लैंड पे तो था ही, दूसरा क्या जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे भी इनका अच्छा खासा पावरफुल था। ऑफ दिस 6 सिटीज 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट। अब 6 शहरों में से 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कौन, पुहर और कावेरी पट्टनम। पुहर के बारे में हम लोग ने ऊपर पढ़ा भी। द पोर्ट्स ऑफ द चोलास, जो कि किसके पोर्ट से, चोलास के पोर्ट से। एंड मदुरई, जो कि क्या थे, कैपिटल था किसका, पंड्यास के कैपिटल थे। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। जो चीफ होता है वो रेगुलर टैक्सेस नहीं कलेक्ट करता था। इंस्टीड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। वो क्या करता था, ऐसा कहता था कि ऐसा करो, जो भी तुम लोग को देना है एज अ गिफ्ट मुझे क्या करा करो, दे दिया करो। अगर तुम प्रोडक्शन कर रहे हो कुछ भी तो उसको क्या करो, जैसे फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल हुए, टाइम टाइम पे लाके पहुंचाते रहो। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। जो लोग क्या करते थे, मिलिट्री एक्सपेडिशन के लिए भी कलेक्ट किया करते थे, किससे, जो उनके नेबरिंग के एरियाज हैं, पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी एरिया से भी उठाया करते थे चीज़ों को। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टर। कुछ वेल्थ को लोग रख लिया करते थे और कुछ क्या करते थे, जो उनके सपोर्टर्स होते थे, जो जैसे कि उनके इंक्लूडिंग मेंबर हो गए, फैमिली वाले, सोल्जर्स हो गए, पोएट्स हो गए, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। मैनी पोएट्स हुज कंपोजिशन आर फाउंड इन द संगम कलेक्शन कंपोज्ड पोएम्स इन प्रेज ऑफ चीफ्स हु ऑफन। अब जो बहुत से पोएम जो कि पाए जाते हैं हम लोग कहाँ पे, जो पोएट्स जिनके कंपोजिशन फाउंड है किसमें, संगम कलेक्शन में, वो क्या करते हैं, जो चीफ्स है ना उन्हीं को प्रेस किया करते थे, ठीक। हु ऑफेंड रिवॉर्डेड देम विद द प्रीशियस स्टोन, गोल्ड हॉर्सेस, एलिफेंट, चैरियट्स एंड फाइन क्लोथ। सॉरी, सुनिए होता क्या था। तो जो आपके समय जो पोएट्स होते थे वो चीफ्स को क्यों इतना ज़्यादा प्रेस किया करते थे, क्यों इतनी बढ़ाई किया करते थे उनकी, क्योंकि उनको क्या होता था, रिवॉर्ड के तौर पे प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे, गोल्ड मिलते थे, सोना मिल गया, हाथी मिल गया, घोड़ा मिल गया, चैरियट्स रथ मिल गए, अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते थे। इसी वजह से उनका और ज़्यादा बढ़ाई किया करते थे। अराउंड 200 ईयर्स लेटर, 200 ईयर लेटर क्या होता है, डायनेस्टी, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सतवाहनास कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कहाँ पे, वेस्टर्न इंडिया में। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है वो कौन था आपका सातवाहनास का, तो गौतमी पुत्र श्री सतीकर्णी। कौन थे, जो गौतमी पुत्र थे श्री सतीकर्णी वो थे। हु नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। ही एंड अदर सतवाहना रूलर वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथा। Literally, the route leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region, he sent the army to the eastern, western and southern coast. अब क्या होता है, जो आपका, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन सातवाहना का, गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी आपके, जिनके बारे में कैसे हम लोग को पता चलता है, इंस्क्रिप्शंस जो लिखे गए थे, जो कि किनके बिहाफ पे लिखे गए थे, इनके मदर के बिहाफ पे लिखे गए थे, जो कि कौन थी, गौतमी बालाश्री जी थी। ही एंड अदर सातवाहना रूलर, जो कि किसकी तरह जाने जाते थे, किसके नाम पे जाने जाते थे, लॉर्ड जाने जाते थे, भगवान की तरह। कहाँ पे, जो दक्षिणी पता है वहाँ पे। अब दक्षिणी पता का मतलब क्या, जो भी रूट जो कि लीड किधर करता है, साउथ की तरफ के जो रूट्स है उधर की तरफ की बात हो रही है। विच वुड ऑल्सो नेम्ड एज द एंटायर साउथर्न रीजन। पूरे के पूरे साउथर्न रीजन पे कहीं ना कहीं इनके कंट्रोल चल रहा था उस समय। किनका, जो सातवाहना के रूलर थे उनका। इनको हम लोग क्या कहते थे, दक्षिणी पता भी कहते थे। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न कोस्ट। ये क्या करते हैं, अपनी आर्मी भेज देते हैं ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न कोस्ट पे पूरा तरीके से। अब लिखा है, व्हाट डू यू थिंक वांटेड टू कंट्रोल द कोस्ट। अब ये बताइए कोस्ट को क्यों कंट्रोल करना चाहेंगे। अब आप ही एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मुझे किसी देश पे कब्जा करना है तो क्या करने के लिए कब्जा करूँगा, अपना प्रॉफिट करने के लिए ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ना, तो इसीलिए करते थे और क्या, ट्रेड इंक्रीज करना था इसी वजह से। सिल्क रूट एंड कुशानाज, सम किंग ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। अब कुछ किंग्स क्या करते थे, कंट्रोल करना चाहते थे किसको, जो भी लार्ज रूट थे उसको। सिल्क रूट जो है, सिल्क रूट का नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा, सबसे पहली बात अगर ये आपसे पूछा जाए तो सिल्क रूट का नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा क्योंकि उस सिल्क रूट से जो चाइनीज सिल्क होता था उसका ट्रेड किया जाता था।
इसीलिए सिल्क रूट का नाम किस सिल्क रूट पड़ गया, इसी वजह से। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम द टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट दैट वर ब्रॉट बाई ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलॉन्ग द रूट। अब होता क्या था, दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, अब उनको टैक्सेस में बेनिफिट्स होते थे, जो गिफ्ट्स लाते थे, ट्रिब्यूट्स गिफ्ट दिए जाते थे। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास्ड थ्रू देयर किंगडम फ्रॉम अटैक बाय रॉबर्स। अब क्या होता था, कुशानाज की बात हो रही थी ना अभी हम लोग की, सुनिए। जैसे अगर वो स्ट्रेट से जाएंगे तो ट्रेड से जा रहे हैं समुद्र के रास्ते, जो डाकू डकैत होते हैं उनसे प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, तो वहाँ के जो किंगडम होगा जिसके कंट्रोल में वो होगा वो प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा ना। किससे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, जो रॉबर्स है कहीं रात में डकैत ना कर दें वो लोग, कहीं आपकी चीज़ों को लूट ना लें, उससे। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशानास। जो कुशानास था सबसे बेस्ट कंट्रोल करता था सिल्क रूट को वो, जो कि कब तक रूल किए थे, हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थन वेस्ट अराउंड 2000 ईयर अगो। आज से 2000 साल पहले पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया और नॉर्थन वेस्ट इन्हीं के कंट्रोल में हुआ करता था। देयर टू मेजर सेंटर ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। जो दो मेजर सेंटर ऑफ पावर थे इनके कौन थे, वो थे पेशावर और मथुरा। मथुरा के बारे में जस्ट हम लोग ने ऊपर पढ़ा भी है। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। जो तक्षशिला है उसको भी इनके किंगडम में इंक्लूड कर लिया जाता है। ड्यूरिंग दिस रूल a branch of silk route extended from central asia down to the seaport at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westward to the Roman Empire। अब इन्हीं के पीरियड में क्या होता है, इन्हीं के किंगडम के समय में क्या होता है, तो सुनिए। जो सिल्क रूट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है सेंट्रल एशिया से लेके कहाँ तक, जो आपका इंडस रिवर का माउथ है पूरा का पूरा वहाँ तक। फ्रॉम वेयर, जहाँ से सिल्क शिप किया जाता था वेस्टवर्ड, जो रोमन एम्पायर है वहाँ पे सिल्क का ट्रेड भी किया जाता था। ओके, सो फ्रेंड्स आपका चैप्टर क्या होता है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं अगला वीडियो जल्दी बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक, जल्द मिलते हैं। थैंक्स।